नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आज है 9 जुलाई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 तारीख का करंट अफेयर। आज द हिंदू नहीं पढ़ेंगे हम, सिंपल शॉर्ट करंट शॉर्ट से हम पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं कल रात की खबरें और आज सुबह की खबरें मिला के हमने कुछ खबरें रखी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जामों के लिए। तो सबसे एक दुखद खबर तो जापान से सामने ही हुआ क्या था, परसों की समथिंग की बात है या फिर कल सुबह की बात है। जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, वो नारा सिटी, मैं बताता हूँ आपको नारा सिटी कहाँ पर। तो जापान में आप हिंशु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, उसमें आप साउथ ईस्ट में जब देखोगे ना, तो साउथ ईस्ट में एक शहर आता है नारा। वहाँ पर ये अपने चुनाव प्रचार के लिए गए थे दोस्तों। मतलब इनने मतलब आप समझे तो जो शिंजो आबे है वो सबसे लंबे कार्यकाल पे मतलब पीएम रहे थे जापान के। लेकिन 2020 में हेल्थ इशू के कारण इन्हें जो है रिजाइन ने दे दिया था और उसके बाद इशिदा जो है वहाँ पर बन चुके थे प्राइम मिनिस्टर। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर जब वो इशिदा बने थे तो इन्हें रिजाइन ले लिया था उस, लेकिन ये पार्टी से जुड़े थे, काफ़ी एक्टिव लीडर थे दोस्तों। वहाँ की लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहाँ की, उससे वो जुड़े थे। तो चुनाव प्रचार के लिए दोस्तों ये नारा गए थे। नारा एक सिटी है दोस्तों जापान में, वहाँ पर। इसी दौरान दोस्तों जो पीएम इशिदा, जो शिंजो आबे हैं, उनके ऊपर पीछे से जो भीड़ में से किसी अज्ञात ने 2 गोली फायर कर दी, ठीक है, इनके पीठ पीछे। उसके बाद इनको एयरलिफ्ट किया गया, हेल्थ केयर पहुंचाया, लेकिन ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो गया था, उनको बस कार्डियक अटैक्स भी आ चुका है दोस्तों। तो उसके बाद इनके देहांत हो गया। तो फाइनली तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जापान के दोस्तों, और एक पॉलिटिकल कैंपेन में ये हादसा हुआ उनके साथ। नारा सिटी में रहते थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइव प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों। 2006 से ये इस सीट पे आए थे और लगातार 2020 तक ये बने रहे। उसके बाद हेल्थ इशू के कारण ने जो है रिजाइन कर दिया। काफ़ी सारे जापान ने इंडिया के साथ टाइज भी करे। अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी दोस्तों कि जापान, भारत देख लो, बांग्लादेश देख लो, अमेरिका देख लो, जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनने इनके देहांत पे राष्ट्रीय शोक रखा है एक दिन का। और इवन एक जो है अमेरिका ने तो एक आधा हाफ ऑफ उनका झंडा भी झुकाया अपना। तो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे, इनको हमने खो दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, सेंटर ने दोस्तों अभी एक डायरेक्ट करिए दोस्तों, मतलब एक आदेश दिया है दोस्तों एडिबल ऑयल एसोसिएशन को कि अब जितने भी मतलब प्राइस है एडिबल ऑयल के, भले सनफ्लावर ऑयल हो या फिर सोयाबीन का तेल हो या रिफाइन ऑयल हो, उस पर मैक्सिमम एमआरपी पे 15 रुपये कम करें इमीडिएटली इफेक्ट में लाके, ठीक है। तो ये जो एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ने एक डायरेक्शन दी है दोस्तों एडिबल ऑयल एसोसिएशन जितनी भी है उनको 6 जुलाई की मीटिंग में, और बोला है कि 15 रुपये कम किया जाए एमआरपी पे, ताकि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा कम हो, महंगाई कम हो। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि इसका बेनिफिट से काफ़ी सारे दोस्तों जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा दोस्तों, और महंगाई थोड़ी कम होगी, ठीक है। और अगर जो लोग मतलब कंपनियां इस पे कम नहीं कर रही है, दूसरे भाव से उनकी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये था मतलब एक सिंपल सा था, मतलब आप देखते भी एडिबल हो रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगे इनके भाव पिछले कुछ समय से दुगने तिगने हो चुके हैं। अब इनको कम करेगी सरकार। मेनली दिक्कत ये है दोस्तों, हमारी जितनी खपत है उतना हम जो है ये ऑयल जो कि बना नहीं पाते। रिफाइन ऑयल हमको आयात सबसे ज़्यादा करना पड़ता दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया ने भी अपने पाम ऑयल पे दोस्तों बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे। उसके बाद हमें दिक्कत आने वाली थी, लेकिन फाइनली दोस्तों हमने टाइप करके, बातचीत करके इंडोनेशिया से ये मंजूरी ले ली थी। चक्कर ये था कि इंडोनेशिया में खुद के यहाँ पे जो खपत है वो ज़्यादा थी, तो महंगाई बढ़ रही थी, तो उसने एक्सपोर्ट पे रोक लगा। जैसे हम अभी की तारीख पे अभी हमने गेहूँ और दूसरी चीज़ों पे रोक लगा रखी, वैसे उसने भी सेम जो है रोक लगा रखी थी। फाइनली हमने उससे बोला कि पाम ऑयल की जो हमको खाद, पाम ऑयल भले ही मत दो, रिफाइन हमको बस जो कच्चा पदार्थ है वो दे दो, तो हमको रिफाइन कर लेंगे। तो इस पर मंजूरी बैठ गई थी। ऐसे ही हम काफ़ी समय पे जो कि हम देखे, हमारा 30% जो पाम ऑयल है जो कि इंडोनेशिया से आता है, इसके अलावा दूसरी जगह से अमेरिका, ठीक है, दूसरी जगह से रशिया, इस तरफ से हमारा जो है एडिबल ऑयल आता है और हम कहीं ना कहीं तरीके से चला पाते हैं। बहुत सी जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। जैसे कि आप सेंटर में देखोगे, अगर अगर हिंदी प्रदेश देखोगे, वहाँ पे तो अधिकतर जो तो आपको या तो रिफाइन ऑयल दिखेगा या फिर सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल दिखेगा। कई कई जगह नारियल का तेल आपको साउथ में दिखने को मिलेगा, नारियल तेल। तो ये अलग अलग प्रकार का है जो लोगों ने अपना खाद्य तेल यूज़ करते हैं। तो यही न्यूज़ थी, 15 रुपये कम करा अभी सेंटर ने। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च करा दोस्तों एक रिवाइज्ड स्कीम। किसके लिए दोस्तों? कैश अवार्ड और नेशनल वेलफेयर और पेंशन के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए। मेनली एक पोर्टल लॉन्च करा दोस्तों, जितने भी नेशनल वेलफेयर वाले लोग हैं दोस्तों, स्पोर्ट पर्सन हैं और नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए, उनको पेंशन और जो है प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अनुराग ठाकुर, जो कि एक यूथ अफेयर और स्पोर्ट मिनिस्टर है, उनने ये पोर्टल लॉन्च करा दोस्तों। और इस पोर्टल पे फंड भी यहाँ पे डाला गया है दोस्तों काफ़ी सारा। तो यही इसमें वो ज़्यादा था नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे शोकेस कराया एआई इनिशिएटिव, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। 3 ईयर के लिए यहाँ पर इवेंट होगा, चेंटेक्स एआई सॉल्यूशन के नाम से। मेनली तो ये जो एग्जीबिशन है, एक प्रकार का एग्जीबिशन है जिसमें डिफरेंट टाइप की जो स्टार्टअप्स कंपनियां वहाँ पर आएंगी और अपना शोकेस देगी दोस्तों डिफेंस के लिए। मेनली डिफेंस सेक्टर को देखते हुए यहाँ पर कि डिफेंस सेक्टर में भी इंपॉर्टेंस अभी हाल ही में जो कि जो एआई की बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये
इनोग्रेट कराया दोस्तों। तो मेनली इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम है ये, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये 3-4 दिन का होगा दोस्तों। इसमें डिफरेंट टाइप के जो स्टार्टअप्स है जो कि डिफेंस के लिए अपने शोकेस दिखाएंगे, और जेंट नेक्स्ट करके इसका नाम है, ठीक है। उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। इसकी मेनली जो हेड होंगे दोस्तों, इसके मेन चीफ गेस्ट होंगे वो डिफेंस मिनिस्टर होंगे राजनाथ सिंह। और हालिया में जो अग्निवीर जिसकी वही है, वो यही इसका कारण है कि दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी आर्मी है उसको मॉडर्न बनाना, और कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेना, क्योंकि आगे के युद्ध में यही सब चीज़ें काम आएगी, ऐसा सरकार का कहना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो न्यूज़ है वो है जम्मू कश्मीर से। आपको पता है कल शाम को या कल सुबह की बात है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जो कि जम्मू कश्मीर में हो रही थी, वहाँ पर क्लाउड बस्टिंग हुई है कंटिन्यूसली, यानी बादल फटे हैं वहाँ पर, जिससे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। तो ये मेनली अमरनाथ की घटना है दोस्तों। और क्लाउड बस्टिंग मेनली आप समझ लीजिए, जब आप बारिश और जब आप देखते हो तो ऐसा मान लीजिए आपके शावर में जब नहा रहे हो तो वो बारिश है, ठीक है, और एक बाल्टी किसी ने आपके एकदम से पानी गिरा दिया, तो वही हालत होती है क्लाउड बस्टिंग। एकदम से इतना लेवल हाई क्वांटिटी में पानी गिरता है क्योंकि बादल फट जाते हैं, और उनके पास जितना भी अमाउंटेड जो पानी होता है वो एकदम से गिर जाता है, जिससे एकदम से बाढ़ और एकदम से जो है लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यही देखा गया, जो केव्स है उसके आसपास से जो पानी आने लग गया दोस्तों। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है एनडीआरएफ और आर्मी फोर्सेस के द्वारा, और एयर रेस्क्यू भी जो लोगों ने घायल हुए उनको यहाँ पे एयरलिफ्ट किया गया है। तो यही कुछ यहाँ पे चल रहा है अभी। तो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा जो आपने जब राष्ट्रपति भवन, या फिर आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे हो इस समय, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन में जो गार्ड होते हैं ना दोस्तों, जो घुड़सवार होते हैं, जो उनके गार्ड्स होते हैं राष्ट्रपति जी के, उनको हर साल मतलब चेंज किया जाता है, ठीक है। तो वही जो सेरेमनी होती है उसको गार्ड ऑफ चेंज सेरेमनी बोलते हैं। मेनली ये जो एक आर्मी जो होती है ना, इंडियन आर्मी, उसकी एक सबसे पुरानी मतलब जो रेजिमेंट है जो कि ये काम संभालती है दोस्तों। इसमें हर साल नए यूथ आते हैं या हर नए लोग जुड़ते हैं और फिर रिटायर होते हैं। तो उनको चेंज मतलब रिटायर तो नहीं होते, मतलब एक साल यहाँ पे सेवा देते हैं, फिर वापस से अपने रेजिमेंट में चले जाते हैं वापस से। तो ये हर साल एक सेरेमनी होती है, इसमें गार्ड चेंज होते हैं दोस्तों। लेकिन ये शनिवार को होने वाली थी, आज 9 तारीख को। लेकिन आपको मालूम है राष्ट्रीय शोक चल रहा है अभी, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो उनका देहांत हो गया, जिनका शिंजो आबे, उनकी वजह से यहाँ पे राष्ट्रीय शोक है। तो इस जो उसको बढ़ाया गया है एक दिन, और अभी एक नहीं होगा, ठीक है। तो इनके लिए इनको बढ़ाया गया। ये राष्ट्रपति भवन जो है मेनली प्रेसिडेंट ऑफिस, उसके द्वारा इसकी जानकारी दी गई। ये 9 तारीख को होने वाला था, लेकिन ये एक साल यहाँ पे बढ़ गया एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने दोस्तों अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया है कि वो एक टाउनशिप बिल्डिंग जो है प्लान है, यानी बिल्डिंग करे, जो कि नया रोड उनके द्वारा बनाया गया था पुणे और औरंगाबाद जो रोड है उसके बीच में। तो अभी हाल ही में सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार, मेनली बीजेपी का अलायंस यहाँ पे सामने आया, और नितिन गडकरी भी बीजेपी के सांसद हैं, नासिक से आते हैं, और यूनियन मिनिस्टर है दोस्तों रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे। वो काफ़ी बेहतरीन काम करती है इस सेक्टर में वो, और जितना उनको पैसा मिलता है उससे दुगना तिगना वो काम कर देते हैं। कि उनकी एक प्रैक्टिस होती है, मेनली आसपास जो रोड होता है ना उसके आसपास वो इतना सारा जो है मतलब डेवलप कर देते हैं इंटीरियर, या फिर हम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या फिर होटल्स, उससे फिर बाद में वो किराया लेके दोस्तों आगे रोड बना देते हैं। तो जितना उनको मिलता है उससे ज़्यादा वो यहाँ पे खर्च कर देते हैं नितिन गडकरी। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि जो पुणे से लेकर औरंगाबाद का रोड बना है उसके आसपास एक टाउनशिप जो है बिल्डिंग कर रहे हैं, आप प्लान बनाए, ठीक है। ये उन्हें संकल्प से सिद्धि जो है उस मुहिम के द्वारा बोला गया। तो मेनली ये जो रोड बनाया गया, ये 2 घंटे जो है आपको टाइम बचाएगा इस रोड पर, अगर आप ट्रैवल करोगे पुणे से औरंगाबाद। तो इसको बनाया गया नितिन गडकरी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सीईसी के बारे में, कारगिल। तो यहाँ पर एक 3 डे का कार्डियक कैंप चलाया गया है दोस्तों कारगिल के कुंभथंग गांव में दोस्तों, जो कि चेयरमैन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लद्दाख के द्वारा चलाया गया, LADHDC, ठीक है, मतलब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा ये चलाया गया। इसके जो CECNH चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है कारगिल के जो फेरोज अहमद खान, उनके द्वारा इसको चलाया गया। 3 दिन का मेनली कार्डियक मैंने जो हृदय रोग से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है, जो भी चीज़ों को जागरूक करना, उसके लिए यहाँ पे चला गया है ट्रीटमेंट के लिए, जो कि कौन से हॉस्पिटल में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुंभथंग कारगिल में। कारगिल मेनली एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों कहाँ पर, लद्दाख की। अभी फिलहाल में लद्दाख एक यूटी है, तो वहाँ पर जो है सरकार द्वारा CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर यहाँ पे काउंसलिंग पद दिया गया है। और बात करें 350 पेशेंट को अभी तक इसमें रजिस्टर्ड कराया इसके थ्रू, और उनको ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली पहुँचाया जाएगा, और साथ में जो 18 साल के कम लोग हैं उनको फ्री
हाँ, तो यहाँ पे जो 18 साल के कम बच्चा होगा ना, उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा इसके थ्रू। कार्डियक कैंप था एक, जम्मू कश्मीर में चला गया। यहाँ पे एक न्यूज़ और थी कि एलन मस्क जो है उनने यहाँ पर जो ट्विटर के साथ डील करने वाले थे खरीदने की 44 बिलियन डॉलर की, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। मेनली देखिए, अभी हाल ही दिनों में क्या करा था, तो एलन मस्क के वो ट्विटर को खरीदना चाहते थे। पहले उनने क्या करा था, उसमें सबसे ज़्यादा उस कंपनी के स्टेक खरीद लिए थे। कंपनी के सीईओ पराश अग्रवाल ने इनको ऑनर दिया था, या फिर जो बोला था कि आप बोर्ड मेंबर में शामिल हो जाइए, लेकिन वो बोर्ड मेंबर में शामिल नहीं हुए। अब एलन मस्क के दोस्तों यहाँ पे चाहते थे कि इसे खरीद लिए। उन्हें 44 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है दिया कि हम इतने में खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों, कंपनी और उसके बीच में जो है झड़प हुई। मेनली वो चाहते थे कि बहुत सारे जो है लीगल कंपनी द्वारा उनको फोर्स कर रही थी कि मल्टीपल प्रोविजनल या मर्जर जो है यहाँ पर टाई अप करें, ठीक है, बॉन्ड्स बनाए। लेकिन वो ये चाहते नहीं थे। तो कंपनी का देखिए कि ये कंपनी का कहना था कि जो मर्जर से जो हम करवा रहे हैं ये हमारे लिए लीगली है, हम कर सकते हैं। लेकिन फाइनली काफ़ी समय तक ये काम नहीं हुआ, और फाइनली जो है एलन मस्क ने इसको जो है छोड़ दिया है, आगे मतलब इसका टर्मिनेट कर दिया इसको। ये उनके जो चेयरमैन है ट्विटर के, उनके द्वारा बोला गया। डिफेंस एक्सपर्ट के बारे में बात करें तो डिफेंस में बहुत सारा ऐसे यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। जो हमारा एक्सपोर्ट का जो अभी हुआ है इस साल 2020 21 22 में, तो ये 13,000 करोड़ का यहाँ पे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है। इन्हें जो हम बाहर दूसरे देशों को बेचते हैं, तो ये काफ़ी बढ़ रहा है दोस्तों। और इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। जो जितने भी डिफेंस प्राइवेट कंपनियां, जैसे डायनेमिक करके आपने कंपनी होगी, और दूसरी कंपनियां भी है, जो कि 70% यहाँ पे इनने अकेले ही जो है एक्सपोर्ट किया है। जो कि पहले रेशो हुआ था 10-90 का, ठीक है। इस रेशो को अब जो है यहाँ पर कंपनियां जो इंडिया पहुँचाना चाहता है 10-90 में पहुँचाना चाहता है। और अगर बात करें तो 1300 करोड़ का यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करा है टोटल 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर। और डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इसको बताया शुक्रवार को। और बात करते हैं इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट रोल है वो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स में हुआ है। मतलब जितने भी एरोस्पेस से रिलेटेड इंजन हो गए, या फिर एयरक्राफ्ट जितने भी हो उनके इंजन या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट जो कि दूसरे देशों को पहुँचाए जाते हैं। मेनली हम अभी इसी प्रकार का जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ प्लेन वेन बना के नहीं दे रहे, यही कर रहे थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी इंडोनेशिया से और वियतनाम से और 2-3 जो है फिलीपींस से यहाँ पे हमने बात भी करी। जो हम आगे जो है इनको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। छोटे मोटे एयरक्राफ्ट जो हमारे होते हैं वो भी हम जो है सेल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो बस अभी फिलहाल में हमने 13,000 करोड़ का है। अभी सरकार 2025 तक इसको 35,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद जो प्राइवेट कंपनियों का जो रेशो हो जाएगा वो 90% हो जाएगा। यानी वो 90% सेल करेगी, और जो पब्लिक कंपनियां हैं यानी गवर्नमेंट कंपनियां वो 10% करेंगी। अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट कंपनियां वो 30% यहाँ पर सेल करती है, 70% प्राइवेट कंपनियां सेल करती है। तो मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको याद रखना है कि हमारा जो है डिफेंस इतना पहुंच चुका है। तो ये आज का करंट अफेयर था। आज इतना ही है। धन्यवाद।